grade 7 subject English chapter 1 part 5 page number 6 question number 5 last question of this page. Write 5 collective countable and uncountable nouns each in your notebook and use them in your sentences. Number 1, she shuffled the deck of cards. So deck of the card is uncountable noun, collective noun. A pack of wolves circled the buffalo. So a pack of wolves is also collective noun. Number 3, she bought an umbrella. Umbrella is obviously countable noun. I love carrots. Carrots is countable noun. And the last one is there is some water in the picture. Water is uncountable noun. So moving to page number 7, pronouns as subject and object. Question number 6, read the table given below. As a subject, first person I, plural we. सेकंड पर्सन यू एंड प्लूरल भी यू होगा इसका, और थर्ड पर्सन ही शीट और प्लूरल भी इसका, प्लूरल इसका दे होगा. तो फर्स्ट पर्सन मीन जो आपके सामने है, और सेकंड पर्सन जो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आप अपने आप को कहते हैं, सेकंड पर्सन जो आपके सामने है उसको कहते हैं, और थर्ड पर्सन जो यहाँ पे मौजूद नहीं है उसको कहते हैं. यानी जहाँ पे आप बात कर रहे हो, जो वहाँ पे मौजूद ना हो उसके बारे में अगर बात की जा रही है तो वो थर्ड पर्सन. मसलन असद और आमिर एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और असद जो है वो बात कर रहा है और आमिर सुन रहा है, तो असद जो है वो फर्स्ट पर्सन है और आमिर जो है वो सेकंड पर्सन है. और अगर वो इस गुफ्तगू के अंदर उनके अपने एक दोस्त काशिफ का भी जिक्र कर रहे हैं तो काशिफ जो है ना वो थर्ड पर्सन है. एज एन ऑब्जेक्ट कैसे इनको इस्तेमाल किया जाता है इन पर्सन्स को, तो आई जो है वो ऑब्जेक्ट इसका आई का मी हो जाएगा, और प्लूरल जो है ना इसकी आवर हो जाएगी, और यू का जो है वो ऑब्जेक्टिव भी यू होगा, प्लूरल भी यू होगी, और इसी तरह ही शी इट का जो है वो ऑब्जेक्ट हिम हर और इट होगा, और इसकी प्लूरल देम होगी. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज 7 पे ही हैं अभी हम, और क्वेश्चन नंबर है 7. रीड गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. प्रोनाउन एज सब्जेक्ट, प्रोनाउन एज ऑब्जेक्ट. सो हमारे पास यहाँ पे कुछ ये सेंटेंसेस दिए गए हैं, मैं आपके लिए इनको पढ़ देता हूँ, और आप जो है वो इसमें से चेक करेंगे कि इसमें प्रोनाउन सब्जेक्ट और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट कहाँ पे इस्तेमाल किया है. पहले मैं प्रोनाउन एज सब्जेक्ट का सेंटेंस पढ़ूंगा और फिर जो है ना प्रोनाउन एज ऑब्जेक्ट का पढ़ूंगा. अच्छा, यहाँ ये भी बात बताता चलूँ कि अगर जब आप किताब आपके सामने ऑब्वियसली होगी जब आप ये सुन रहे होंगे, तो जो रेड कलर में है वो ऑब्वियसली सब्जेक्ट हैं, यानी प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, और ब्लू में प्रोनाउन एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है. Let me read it for you. The kitten is cute, but sometimes it cries a lot. It जो है ना इसमें सब्जेक्ट है. I like this kitten. I saw it last week. यहाँ पे it ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है. Sabah really enjoys playing with birds. She spends countless time playing with them. She यहाँ पे सब्जेक्ट है. Nahid said goodbye to her friends and went home. हर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है. We enjoy the summer season the most. We यहाँ पे सब्जेक्ट है. Our grandparents gave us bananas to eat. us यहाँ पे ऑब्जेक्ट है. I wanted to go to park but my brother wanted to stay home. I यहाँ पे सब्जेक्ट है. My cousin gave me bedtime story book. Me यहाँ पे ऑब्जेक्ट है.
ही वेंट टू द पार्टी लास्ट नाइट, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है और जावेद बॉट लंच फॉर हिम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। दे विल बी लिविंग फॉर स्पेन दिस समर, दे यहाँ पे सब्जेक्ट है और यू विल नॉट टेल देम अबाउट द प्लान और देम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 on page number 7. Write 5 sentences with pronouns as subject and object in your notebook. So pronoun as a subject and object. Sentence number 1 is, I am the winner of writing context. The fairy gave him 3 wishes. Number 2 और number 3 है they came to birthday party. Number 4 Mom read a story to me. Next, the clown did a trick for us. The coach gave them a smile. We played a game of tennis, and so on. So, moving to the next question, page number 8, writing focus, mind map. इसमें सीज़न के बारे में बताया गया है। सीज़न्स एक तो आम 4 सीज़न्स हैं जो कि वेदर सीज़न्स हैं, जैसे स्प्रिंग है, ऑटम है, समर है, विंटर है। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में डिफरेंट किस्म के सीज़न्स होते हैं जिनको हमारी एक्टिविटीज़, हमारी वेदर कंडीशन अफेक्ट करती हैं, लाइक्स और डिसलाइक अफेक्ट करती हैं। तो इसके बारे में बताया गया है। तो ये इसमें जो है वो हमें ये 5 वर्ड्स दिए गए हैं जिन वर्ड्स पे मुश्तमिल हमने जो है वो आगे एक काम करना है। काम क्या है जी? राइट अ पैराग्राफ फॉर 30 to 40 वर्ड्स द सीजन्स ऑफ लाइफ इन योर नोटबुक, यूज़ वर्ड्स गिवन अबव। तो ये जो है वो हम देखते हैं कि ये पैराग्राफ जो है ना वो क्या है, सीजन्स ऑफ लाइफ। Let me read it for you. Just as the earth experiences spring, then summer, then fall, and finally winter, your own life cycle has its season. You, like winter, emerge into existence out of darkness. For the first stage of your life, from the time you are born to about your mid-20s, you grow and mature. The world is your oyster, as the old saying goes. Naturally, you consume all the nourishment that the spring of your life has to offer in the form of mentorship, education, and other formative experience. In order to prepare yourself for the heart of the next season, when you have grown up, it is time to lay down your seeds and take action. So, moving to the next question, writing a summary. यहाँ पे हमें 6 स्टेप दिए गए हैं समरी लिखने के। नंबर 1, सबसे पहले आप टेक्स्ट की डिटेल को पढ़ें। नंबर 2, फिर उसमें कीवर्ड्स को हाईलाइट करें। नंबर 3, उसका टॉपिक सेंटेंस हर स्टेंजा का जो है वो उसको बोल्ड कर लें। और नंबर 4, इसके सिनोनिम्स को सोचें, क्या उसके सिनोनिम्स हो सकते हैं जो वर्ड वहाँ पे दिए गए हैं स्टेंजा में, क्योंकि सेम नहीं लिखने आपने। और नंबर 5, फिर उसकी टेक्स्ट लिखें, यानी उनको लिखना शुरू करें, स्पेशली उसका थीम। और नंबर 6 है कि एक पैराग्राफ लिखें बाय राइटिंग द थीम विद सिनोनिम्स ऑफ हाईलाइटेड कीवर्ड्स एंड ऐड न्यू वर्ड्स रिलेटेड टू इट्स थीम। और इसमें कुछ अपने, यानी एक तो सिनोनिम्स ऐड करें और साथ कुछ अपने आइडियाज़ भी शामिल करें।
अच्छा जी, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है राइटिंग ए समरी जुज़्व का। राइट अ समरी ऑफ द पोएम बेड इन समर इन योर ओन words or on your notebook. So here is a summary. I will read it for you. The summary of the poem is that the weather in England causes some problem to children who have to follow certain system in their life. The sun rises late in winter and sets late in summer. The poet wants to tell us that he can't enjoy the beauty of nature because of weather conditions in England, and being a child he has to follow certain rules. In fact, the poet experiences his feelings of sorrow because he finds it unfair to get up too early and sleep too early as well. Children complain of obeying orders of grown-ups and call for freedom. That's all.